अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आप लोगों से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन बीच में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे थे जैसा कि इलेक्शन, जैसा कि पीएसएल, जैसा कि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप, और आप सब लोग काफ़ी रुझान रखते हैं इन तमाम चीज़ों में। तो मैंने सोचा कि टॉक ज़ाया ना जाए, इसलिए काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पहले मुझे आपको कुछ गुड न्यूज़ देनी है, उसके बाद हम टाइम मैनेजमेंट और सीएसएस प्रेपरेशन पे बात करेंगे। तो गुड न्यूज़, पहली बात तो ये कि आईआर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ही ये टॉक होती है हमेशा, इस जो ग्रुप में द सीएसएस क्लब जिसका नाम है, और ये बहुत ही फेमस ग्रुप है, आप लोगों को पसंद है। तो आईआर एकेडमी आपके लिए जेंडर स्टडीज़ की कोचिंग इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। जेंडर स्टडीज़ एक नया सब्जेक्ट है, इसको स्टूडेंट्स रख लेते हैं, लेकिन इसका रेलेवेंट मटेरियल और रेलेवेंट टीचर मिलना लाहौर में बहुत मुश्किल हुआ है। तो फाइनली वी फाउंड अ टीचर। थोड़े ही दिनों में मियाँ शफीक साहब जो हैं फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, वो अनाउंस कर देंगे उन टीचर की डिटेल्स, और उनकी फेसबुक पे लाइव टॉक होगी। उसके बाद उनकी क्लासेस का स्केड्यूल बता दिया जाएगा। तो पहली गुड न्यूज़ ये हो गई आपके लिए। अब दूसरी गुड न्यूज़ मेरे पास ये है कि आईआर जिन्होंने रखा हुआ था, उनका हमेशा से ये कहना था या उनका एक कंसर्न था कि आईआर हम अच्छी से अच्छी बुक से भी पढ़ लें, तो कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर्स का जो ब्लेंड आईआर में रिक्वायर्ड है, यानी आईआर के जार्गन और थ्योरेटिकल सेटिंग में जो कंटेम्प्रेरी राइटअप्स रिक्वायर्ड हैं, वो अवेलेबल नहीं होते। इसकी वजह से जब पेपर आता है आईआर का और उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल विद द कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, तो उसके बारे में क्या पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। जो मैगजीन और रिसोर्सेज मार्केट में पहले से अवेलेबल हैं वो जनरली हेल्पफुल हैं सीएसएस के लिए, लेकिन पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईआर हेल्पफुल नहीं है। तो अब आपकी मुश्किल हो गई आसान। एक नया मैगजीन आ गया है मार्केट में, मैं अभी इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा और एलेबोरेट भी करूंगा किस तरह से वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको उस मैगज़ीन की एक पिक्चर दिखा देता हूँ। टाइटल दिस इज़ कॉल्ड पाकिस्तान पॉलिटिको, इसका नाम है। लाहौर से ही पब्लिश हो रहा है और लाहौर में अवेलेबल भी है, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। इनफैक्ट जो एस्पिरेंट्स पाकिस्तान से बाहर हैं उन्हें भी अवेलेबल हो सकता है। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तीसरी मेरे पास न्यूज़ आपके लिए ये है कि कल से आईआर एकेडमी में कंबाइंड सेशन ऑफ पाक एंड करंट अफेयर्स का आगाज़ किया जा रहा है। शाम 3 बजे से क्लास स्टार्ट होगी और ये क्लास चलेगी 1 महीना और 1 हफ्ता या 10 दिन, इस तरह से। देखें, पूरे लाहौर में एक पाक अफेयर करंट अफेयर कंबाइंड सेशन यहीं पर होता है। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं समझता कि स्टूडेंट्स का वक्त ज़ाया किया जाए 2 अलग अलग क्लासेस में। और मार्च से ही ऑलमोस्ट हर एकेडमी में नए सेशन शुरू थे। करंट अफेयर, पाक अफेयर भी पढ़ाया जा रहा था, जो कि कहीं गलत नहीं था। पर बीइंग ए मेंटोर ऑफ करंट अफेयर, सीएसएस से पहले भी मुझे करंट अफेयर के मेंटोर्स के नाम से स्टूडेंट्स जानते थे और अभी भी जानते हैं। तो बीइंग ए मेंटोर ऑफ करंट अफेयर्स मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो प्री पार्टीशन है 47 से लेके 1857 से लेके 1947 तक, वो हम मैट्रिक में और एफएससी में, एफए में और बीए में पढ़ते चले आ रहे हैं। मेरे पास उसके सिर्फ टेस्ट होते हैं, उस पर लेक्चर्स नहीं होते। लेक्चर्स 47 से लेके टिल टुडे, और जो करंट अफेयर्स के इश्यूज होते हैं। इतना अर्सा बीच में करंट अफेयर इसलिए नहीं शुरू किया गया, एक दफ़ा पोस्ट ज़रूर लगाई थी, लेकिन मैंने उसे परसू नहीं किया। शुरू इसलिए नहीं किया गया क्योंकि करंट अफेयर का अपना एक मोमेंटम होता है, और वो मोमेंटम गेन होता है सितंबर में, अक्टूबर में। वैसे भी हमारे यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनकी टेंडेंसी यही है कि सितंबर में लोग ज़रा सीरियसली और रिलीजियसली, वन मस्ट से, आफ्टर द रिज़ल्ट ऑफ रिटन जब आएगा सितंबर के एंड पे, तो वो फॉलो अप करना शुरू करते हैं अपनी प्रिपरेशन को। तो इसलिए इसका आगाज़ अब किया जा रहा है कल से 3 बजे। और मिस फातिमा बतूल हमारे पास, आपको पता है, इंग्लिश पढ़ाती हैं, वो अपनी सब्जेक्ट की स्पेशलिस्ट हैं। कल से उनकी एस्से की और कॉम्पोजिशन की नई क्लासेस का भी आगाज़ है, और उन्होंने नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ा दी हैं, 4 से 5 कर दिए हैं।
और टाइम भी बढ़ा दिया है। तो ये तो हो गई सारी गुड न्यूज़। अब मैं मैगज़ीन को ज़रा एलैबोरेट करता हूँ और आपको उसकी रेलेवेंस बताता हूँ कि आईआर में ये किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकता है। देखिए ये इसका फर्स्ट इशू है। पहला शुमारा जो आया इस मैगज़ीन का मार्केट में, ये मई में आया था, ये मेरे सामने है। और अब मैं इसमें से कुछ आर्टिकल, सारे तो नहीं बता सकता, बहुत कम है, कुछ आर्टिकल्स आपके सामने बता दूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह से होगी। पहली बात तो ये है कि इस मैगज़ीन में लिखने वाले और इस मैगज़ीन को एडिट करने वाले और इसका जो भी सारा सेटअप ऑर्गेनाइज्ड है, ये करने वाले आईआर की फील्ड के लोग हैं। दे आर PhDs, MPhils, मास्टर्स इन आईआर। इससे पहले पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मैगज़ीन मौजूद नहीं है जिसको बनाने वाले भी आईआर के ही रिलेटेड लोग हों, आईआर की फील्ड से हों, और जिसमें लिखने वाले पाकिस्तानी और फॉरेनर्स वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड से ही ताल्लुक़ रखते हों। तो चलते हैं इसकी तरफ। बहुत मतलब ये इसकी कोई ज़ख़ामत बहुत ज़्यादा नहीं है। पहली बात ये देखें जी, एक आर्टिकल है, ये लिखा हुआ है यूएस न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू, द न्यूक्लियर आर्म्स रेस। NPR का मतलब होता है न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू। अब देखें, इस दफ़ा आईआर का जो 2019 में पेपर बनेगा, तो जो सारा साल कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर्स में चलता रहा उसी से मुतल्लिक होगा। यहाँ पे न्यूक्लियर एरिया की अहमियत इस दफ़ा ज़्यादा है क्योंकि ट्रंप ने बैकआउट कर लिया है जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एग्रीमेंट, जो कि ईरान US न्यूक्लियर डील कहा जाता है, उससे। तो ऑब्वियसली उसका लीगल एंगल है और उसका जो है पॉलिटिकल एंगल भी है। लेकिन ये जो इसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो न्यूक्लियर पोस्चर है US का, वो रिव्यू किया है। तो वो रिव्यू किया है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके ऊपर ये आपके सामने मौजूद है आर्टिकल। और ये लिखने वाले जो साहब हैं उनका नाम है आदिल सुल्तान, ये पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और आजकल ये हैं विजिटिंग रिसर्च फेलो एट द वॉर स्टडीज़ डिपार्टमेंट, किंग्स कॉलेज लंदन। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आर्टिकल की वर्थ क्या होगी क्वालिटी वाइज। आगे चलते हैं, दूसरा आर्टिकल ये देख लें, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रशियन पाकिस्तानी पार्टनरशिप। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रशियन पाकिस्तानी पार्टनरशिप, ये जो साहब हैं, ये फॉरेन राइटर हैं, ये पाकिस्तानी नहीं हैं। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं टू सेवरल ऑनलाइन जर्नल्स। और ये एफिलेटेड हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एंड प्रेडिक्शंस एट द पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया, यानी ये रशियन हैं। तो हम पाक रशिया के ऊपर जो हमारे लोकल ऑथर्स हैं उनके राइटअप्स तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन एक रशियन ऑथर या राइटर जो है या जर्नलिस्ट जो है किस तरह से देखता है जो रिफ्रेश हुआ है पाकिस्तान और रशिया का रिलेशनशिप, और इसमें एक नई जिंदगी आई है दोबारा से। अगेन, पाकिस्तान प्लेस इन द चेंजिंग वर्ल्ड, पाकिस्तान प्लेस इन द चेंजिंग वर्ल्ड, मोइज यूसुफ साहब। अगेन ये पाकिस्तानी हैं लेकिन US में होते हैं, एक बहुत बड़े थिंक टैंक से एफिलेटेड हैं, वो है वाइस प्रेसिडेंट, ये है मोइज यूसुफ साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया सेंटर एट द US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। कल इत्तेफाक से मैंने मोइज यूसुफ साहब की एक टॉक अटेंड की, जो कि उनकी नई किताब आई हुई है। मैं उसका नाम मैं देख के आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद इसी टॉक में। उसके ऊपर थी लाहौर में, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्हें उनके किसी फ्रेंड ने या मेंटर ने ये कही थी कि रीडिंग इज़ गुड बट रीडिंग अ लॉट इज़ एन एक्सक्यूज फ्रॉम राइटिंग। तो आप जो CSS एस्पिरेंट्स हैं, मैं स्पेसिफिकली उस CSS एस्पिरेंट्स की क्लास को एड्रेस करना चाहता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा और समहाउ बहुत अच्छा मटेरियल होता है पढ़ने के लिए, और वो पढ़ते रहते हैं, वो रेशियस रीडर हैं, लेकिन वो लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे सेम फार्मूला अप्लाई होता है, रीडिंग अ लॉट इज़ एन एक्सक्यूज फ्रॉम राइटिंग। दैट मीन्स यू मस्ट नो कि 12 पेपर आपने लिख के देने हैं, और अगर आप राइटिंग से एस्केप करेंगे तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है। CSS में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लिखने से खौफज़दा हैं, लेकिन लिखने का डर आपने उतारना होगा। कोई भी बंदा स्विमिंग पानी में जाए बगैर नहीं सीख सकता, तो आप CSS भी क्वालिफाई लिखे बगैर नहीं कर सकते।
उन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है पाकिस्तान प्लेस इन द चेंजिंग वर्ल्ड। ऑब्वियसली वर्ल्ड में जो यूनिपोलर अब वर्ल्ड है, ये उस तरह का यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा जब यूएस की सिर्फ हेजमनी थी। इसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हुए हैं। तो अब इस चेंजिंग वर्ल्ड में पाकिस्तान की पोजीशन क्या बन रही है, ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, क्या चॉइसेस ली जा सकती हैं। इसके बाद है बिल्डिंग ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर डील ईरान। ये देख लीजिए, अगेन ये लिखने वाले भी एक फॉरेनर राइटर हैं। इन्होंने इसका जायजा लिया है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बताए हैं। प्लस आपने सुना होगा क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी से क्लाइमेट चेंज का क्या ताल्लुक है। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम, जो पहले लम्स में भी रह चुके हैं, अब वो डीन हैं स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। ये उनका एक इंटरव्यू है जिसमें मौजूद है। पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, तीनों में इक्वली बेनिफिशियल है ये आर्टिकल। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे माइक पॉम्पियो ने कॉल की है और फिर उस कॉल से जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, फिर वो खुद भी आ रहे हैं 5 तारीख को। तो पाक यूएस रिलेशन एक नए फेज में, एक न्यू इन्वायरमेंट में, एक न्यू गवर्नमेंट, दोनों साइड्स पे न्यू गवर्नमेंट है। उस तरफ ट्रंप है, इस तरफ इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई है, नया पाकिस्तान है। तो अब क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक अमेरिकन ऑथर या राइटर इसको किस तरह से परसीव कर रहा है। माइकल कुगलमैन उनका नाम है, आप जाके गूगल कर सकते हैं माइकल कुगलमैन का नाम, आपको पता लग जाएगा। इनका आर्टिकल है यूएस पाकिस्तान रिलेशंस वोंट थ्राइव बट दे विल सर्वाइव। यानी ये बहुत, इनमें कोई बेहतरी शायद ना आए, कोई गर्मजोशी ना आए, लेकिन सर्वाइवल इनका चलता रहेगा बिकॉज दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा हूँ, इट इज़ अवेलेबल इन हैदराबाद, इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर इन द बिग टाउन्स इन पाकिस्तान। थोड़ी देर बाद जब ये टॉक ख़त्म होगी तो सब्सक्रिप्शन का लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि सीएसएस वालों का टाइम बचे। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो शॉप्स पे जाएं और इसे ख़रीदें, ढूंढें। बेहतर है आप सब्सक्रिप्शन करवा लें। इसकी अगर आप 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन करवाएंगे तो जो है आपको टाइम लगेगा, आपको उसका चार्जेस होंगे 1500 रुपीज़, और अगर आप पूरे ईयर की सब्सक्रिप्शन करवाएंगे तो 3000। बाय द वे आप एक दोस्त के साथ खाना खाने चले जाएं तो आपके इतने पैसे लग जाते हैं, और जहां पूरे साल में आपको ये मैगजीन आपके घर पे मिलेगा, क्योंकि कोरियर चार्जेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। प्लस एक इंसेंटिव और है, वो इंसेंटिव ये है कि लेट्स से अगर आप सितंबर से अपनी सब्सक्रिप्शन ऑन करवाएंगे तो अगले सितंबर तक तो मैगजीन आपको मिलेंगे, पर अगस्त वाला, जुलाई वाला, जून वाला, मई वाला वो मैगजीन आपको फ्री डिस्पैच कर दिए जाएंगे। लेकिन प्लीज़ वेट करें, टॉक ख़त्म होने दें, उसके बाद वो लिंक यहाँ पर क्लब में, ग्रुप में मेंशन कर दिया जाएगा। फॉलो दैट लिंक। अच्छा, फिर एट द एंड मैं आपको बताना चाहूँ सीरिया का इशू। बहुत सारे बच्चों को होता है सर बैकग्राउंड हमें नहीं पता, क्या करें, हमें बैकग्राउंड नहीं पता तो हम नहीं लिख सकते। तो देख सकते हैं आप इस हेडिंग में सीरिया के इशू की जो इंपीरियलिस्ट बैकग्राउंड है वो यहाँ पे मेंशन है। अगेन राइटर फॉरेनर है। कम ही होता है कि पाकिस्तान में किसी मैगजीन में इतने सारे वेल रिप्यूटेड फॉरेन ऑथर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हों। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द सीएसएस एस्पिरेंट्स opting for IR, and even for those not opting for IR, but this magazine can help them out in current affairs and Pak affairs, and somehow in essay if they will go for topics related to IR. अच्छा, पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच, पोस्ट मॉडर्निज्म वाली जो अप्रोच है आपके CSS के सिलेबस में शामिल है, थ्योरेटिकल अप्रोच है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, हमारे यहाँ ट्रेंड ये बन चुका है, आप फॉरेन डेफिनेशन उसकी लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, अगर ट्रीटी की बात आ गई है तो ये तब बनी थी, इतने लोग थे, ये था, वगैरह वगैरह। दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनालिसिस। एनालिसिस डिफरेंट होता है और मोस्टली क्वेश्चन एनालिटिकल सेटिंग में पूछे जा रहे होते हैं और फिर नंबर नहीं आ रहे होते। तो अब आप ये देखें, लेटर्स टू अंकल सैम मंटो ऑन पाक यूएस रिलेशन। लेटर्स टू अंकल सैम मंटो ऑन पाक यूएस रिलेशन। मैं सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ूंगा
Should literature be taken seriously by political scientists and historians? Is there any link between literature and political developments? Can literature be more helpful in understanding political developments than just providing quotable quotes? तो जनाब याद रखें, पोस्ट मॉडर्निज्म आईआर की अपनी थ्योरी नहीं है, ये लिटरेचर से ही आई है। और आप पढ़ लें थ्योरी पे, एग्जैक्ट क्वेश्चन इस तरह से तो नहीं आएगा, शॉर्ट नोट आएगा तो आप उसके बारे में कुछ लिख देंगे। थ्योरी अप्लाई किस तरह होती है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और उसी का स्टफ आप लोगों को मिल नहीं रहा होता। तो यहाँ पर स्टफ अवेलेबल है, मंटो का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पाक यूएस रिलेशन में नजर आ जाएगा। अच्छा जी, अगेन डेटरेंस। डेटरेंस एक ऐसा वर्ड है जो पता हर स्टूडेंट को होता है, लेकिन उसका मतलब उसको अगर एक्सप्लेन करना पड़ जाए, उस पर अगर एक पैराग्राफ लिखना पड़ जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये टेक्निकल है। और जहाँ जहाँ आईआर पढ़ाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, सीएसएस की एकेडमीज़ में या सीएसएस के सेटअप्स में, मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, वहाँ इन टॉपिक्स को मोस्टली स्किप करवा दिया जाता है। एक दफ़ा मैं क्लास ख़त्म करके बैठा तो इंग्लिश की क्लास शुरू होनी थी, स्टूडेंट्स आ रहे थे, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था रिलेटेड टू डेटरेंस और न्यूक्लियर समथिंग। वैसे स्टूडेंट पूछने लगा कि सर आप ये टॉपिक भी करवाते हैं? मैंने कहा हाँ यार, सिलेबस में है तो करवाने पड़ते हैं। कहते अच्छा जी, हम तो फलां जगह गए थे पढ़ने, उन्होंने तो नहीं करवाए, उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अब फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस पे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए और आपको सिंपली डेटरेंस ही का नहीं पता, तो फिर आप तो फुल स्पेक्ट्रम तो बड़ी दूर की बात है, आप कुछ भी नहीं लिख सकेंगे उसके ऊपर। याद रखें, जो भी चीज़ सिलेबस में शामिल है ना, वो कभी भी आ सकती है और आप उस पर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, और डेटरेंस बहरहाल आपके सिलेबस में शामिल है। अब ये देखें, पाकिस्तान सेंसस 2017, व्हाट डज द डाटा इंडिकेट? पाकिस्तान सेंसस 2017, व्हाट डज द डाटा इंडिकेट? ये लिखने वाले कौन है? डॉक्टर फरहान हनीफ सदीकी। ये कहाँ पे होते हैं जी? ये होते हैं स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। बोले तो आईआर डिपार्टमेंट, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनकी पीएचडी का थीसिस है एथनिक पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, और इन्होंने अभी जो सेंसस हुआ है 10 सालों बाद, उसका जायजा लिया है। पीसीएस बलूचिस्तान और पीसीएस सिंध वाले गौर से मेरी बात सुने, सीएसएस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन स्किप भी हो सकता है एग्जामिनर की तरफ से, पर जिस तरह का मिजाज है हमारे यहाँ पीसीएस के पेपर्स का, पीसीएस सिंध और पीसीएस बलूचिस्तान में सेंसस वाले क्वेश्चन का आने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। तो ये मैगजीन सिर्फ सीएसएस वालों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पीसीएस सीएसएस वाले, पीसीएस सिंध पीएमएस पंजाब वालों के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और सेंसस वाला इशू लाइमलाइट में है, याद रखेंगे बात। ठीक है जी, अब मैं आपको एक और जो जून का इशू था वो बताता हूँ। देखिए, आप समझ जाओगे कि मैं इतने सारे इशूज क्यों इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस मैगजीन की तरफ जाएं, इसे खरीदें, तो क्यों खरीदें, आपको क्या फ़ायदा होगा और अब तक के इश्यूज़ में क्या आ चुका है। मैं आपका जहन ज़्यादा वाज़े करना चाह रहा हूँ। आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, इट्स सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड इंटरनेशनल कंसर्न्स। तो जो जून का इशू है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेटस गेन किए हुए 2018 में 20 साल हो गए, क्योंकि 28 मई को 1998 को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो 28 मई 2018 में 20 इयर्स हो गए। आज तक आम आवाम के लिए अवेलेबल कोई ऐसा एकेडमिक लिटरेचर एक जगह पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कहीं पब्लिश नहीं हुआ जो इस मैगजीन में। दिस मैगजीन इज जून इशू ऑफ दिस मैगजीन, पाकिस्तान पॉलिटिको, इज स्पेशली डिजाइंड ऑन द थीम ऑफ पाकिस्तान बिकमिंग न्यूक्लियर। अब मैं इसमें से सारे आर्टिकल्स नहीं बता सकता, अगेन कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका मैं हवाला दे सकता हूं। देखें, डॉक्टर रिफत हुसैन, ये आजकल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में होते हैं, इससे पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी चैलेंजेस इन साउथ एशिया, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी चैलेंजेस इन साउथ एशिया। आप अगर अपने आईआर पेपर 2 का सिलेबस सामने रख लें
तो जो साउथ एशिया के बारे में न्यूक्लियर साइड पे और अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर वहाँ पे चीज़ें मेंशन हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं, जो आर्टिकल मैंने आपको भी दिखाया है। आईआर के अलावा पाक अफेयर्स में भी इसका आपको फायदा है। फिर अब देखें रिलेशंस आपके लिखे हुए हैं, पाकिस्तान के रिलेशन विद इट्स नेबर्स एंड अदर कंट्रीज पाक अफेयर्स में भी लिखे हुए हैं और करंट अफेयर्स में भी लिखे हुए हैं। तो ये देख लें क्या है टाइटल जी, वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन्स, और लिखने वाला फिर एक फॉरेन राइटर है। तो पाकिस्तान ईरान रिलेशंस की अहमियत क्या है, इस इंटरव्यू को पढ़कर आपको वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का पूरा एक टॉपिक आपका कवर हो सकता है, उसमें न्यू डायमेंशंस ऐड हो सकती हैं, आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। देखें सबसे पहला विजिट किस फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का किया नई गवर्नमेंट आने के बाद, ईरान ने किया। अभी कल ही जवाद ज़रीफ यहाँ पर थे और वो गए हैं, तो आपको इसके पढ़ने का फ़ायदा ही होगा। उसके बाद द 20th एनिवर्सरी ऑफ साउथ एशियाज ओवर न्यूक्लियराइजेशन। लें आपको हम दिखा देते हैं जी 20th एनिवर्सरी ऑफ साउथ एशिया। ये लिखने वाले हैं नजमुद्दीन शेख, जो कि साबिका सेक्रेटरी खारजा, जिस तरह शमशाद अहमद साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, इस तरह ये भी हैं। टीवी पे भी कभी कभी आते हैं, कभी कभी अखबार में भी लिखते हैं, लेकिन ये स्पेशली इन्होंने रिक्वेस्ट पे मैगजीन की लिखा आर्टिकल कि 20 साल पहले साउथ एशिया की न्यूक्लियर सिचुएशन क्या थी और आज 20 साल के बाद क्या है। इसके बाद फिर जनाब हाँ जी, मेरा फेवरेट आर्टिकल जो है इस वाले इशू में वो है एक बुक रिव्यू, जो कि मोहित यूसुफ साहब की बुक, जिसकी कल मैं बुक टॉक में गया हुआ था, वो ये है ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरमेंट्स, यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया बाय मोहित यूसुफ। यंग स्कॉलर हैं, सैयद अली ज़िया जाफरी, बहुत अच्छा लिखते हैं। आप देखें, अगर आप किसी एक बुक का रेफरेंस देते हैं अपने एसे में या 20 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर को तो नहीं पता कि आपने ये बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी, पर उसे यही इंप्रेशन मिलेगा कि आपने ये बुक पढ़ी है। आपको बुक पढ़ने की इस स्टेज पे ज़रूरत नहीं, किताब काफ़ी महंगी है ये वाली, वैसे बुक्स की बहुत ज़रूरत है आपको पढ़ने की, पर ये किताब काफ़ी महंगी है, 6000 की है। तो ये जो राइटर है, मैं हमेशा सराहता हूँ इनके किताबों से मोहब्बत को। इन्होंने बड़ी हिम्मत की, ये किताब ख़रीदी एक महफ़िल में 6000 की, जहाँ कोई भी जुर्रत नहीं कर रहा था इस किताब को ख़रीदने की, और फिर उसे खुद पढ़ के इन्होंने रिव्यू लिखा। तो आप जब इस किताब का बुक रिव्यू पढ़ लेंगे, आप इस किताब को कोट कर सकते हैं और इम्प्रेशन यही जाएगा एग्जामिनर को कि आपने बुक पढ़ी हुई है। इट्स अ गुड इम्प्रेशन एंड इट्स अ गुड ट्रिक टू। इसके बाद हाँ जी, यूएस सैंक्शंस एंड डिफाइंस, डॉक्टर राबिया अख्तर, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रेटजिस्ट एंड न्यूक्लियर हिस्टोरियन पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड सो फार। आपने सुना होगा, अगर आपको पाक यूएस रिलेशन किसी ने डिटेल में पढ़ाए हैं, कि जब यूएस ने अपना सारे जो भी वो इंटरेस्ट गेन करना चाहते थे ड्यूरिंग सोवियत प्रेजेंस इन अफगानिस्तान 1989 में बर्लिन वॉल फॉल कर गई, तो दे लेफ्ट अस इन द लर्च और वो चले गए। और उसके बाद उन्होंने सैंक्शन लगाई पाकिस्तान पे, स्मिंगटन सैंक्शन एंड प्रेसलर सैंक्शन। तो इस आर्टिकल में उन सैंक्शंस का जायजा लिया गया, लेकिन उन सैंक्शन का जायजा लिया गया है किस पर्सपेक्टिव में, ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम के पर्सपेक्टिव में, और किस तरह यूएस ने मैनिपुलेट करके ये जो ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम है इसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया है। मिसाल के तौर पे द यूएस नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी यूटिलाइजेज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सैंक्शंस एंड एनश्राइंड in non-proliferation legislation to deter proliferation behavior in countries around the globe। तो अब उन्होंने आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनर दे के उसके बाद वो जो लॉज यूएस कांग्रेस ने पास किए और जिसके थ्रू पाकिस्तान पे स्मिंगटन और प्रेसलर सैंक्शंस लगी, और हम हमेशा से इस बात पे हमारी आवाम जो है उसमें एक बड़ा हार्ड पॉस्चर टुवर्ड्स परसेप्शन मौजूद है टुवर्ड्स यूएस के, ये हमें हमेशा छोड़ जाते हैं अपना काम निकाल जाने के बाद। तो आप ऑब्वियसली थड़े पे होने वाली गुफ्तगू तो नहीं लिख सकते। आपने अगर पाक यूएस रिलेशंस को क्रिटिसाइज करना है तो यू मस्ट हैव समथिंग सब्सटेंशियल इन योर माइंड। तो आप ये पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। इसके बाद जनाब अगेन एक और फेवरेट फ्रेज जो आप सुनते हैं
बहुत ज़्यादा टीवी पे अगर कभी कभी प्रोग्राम में फॉरेन पॉलिसी का डिस्कशन हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम का डिस्कशन, वो क्या है, फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस. एंड मैनी पीपल इन पाकिस्तान एंड मैनी टीचर्स हु आर टीचिंग IR, especially for CSS aspirants, I'm talking in the context of CSS, I'm not talking in the context of universities. They don't know actually what is full spectrum deterrence. तो ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब का, डॉक्टर जसपाल साहब का नाम आपने सुना है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से ही है ये भी, और पाकिस्तान में ये न्यूक्लियर इश्यूज़ पे लिखते हैं. तो इन्होंने जनाब ये लिखा हुआ है आर्टिकल, देख लें क्या है. फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, कैपेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी. आपका पूरा एक क्वेश्चन अगर आ जाए, जो कि आ सकता है, शॉर्ट नोट ऑन फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, या फिर फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस का कंपैरिजन आ जाए विद द इंडियन कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लेंगे, आपका काम हल हो सकता है. देखिए हर चीज़ बुक्स में अवेलेबल नहीं है और हो भी नहीं सकती. आप जितनी भी लेटेस्ट बुक उठा लें, उसमें कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी अफेयर्स मिसिंग ही होते हैं, क्योंकि कंटेम्प्रेरी अफेयर्स बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहे होते हैं, बुक्स इतनी तेज़ी से पब्लिश नहीं हो सकती. तो उसके लिए आपको सहारा ऐसी ही चीज़ों का लेना पड़ता है. अब एक रेडीमेड पीस आपके पास अवेलेबल है जिसका नाम है पाकिस्तान पॉलिटिको. फाइनली another favorite article for me, the fate of UN backed JCPOA, and JCPOA means Joint Comprehensive Plan of Action, and its impact on the international system. ये लिखा किसने, कामरान आदिल. कामरान आदिल हमारे फैकल्टी मेंबर हैं IR एकेडमी के, हमारे पास इंटरनेशनल लॉ वही पढ़ाते हैं. ही इज़ अ CSP ऑल्सो, SSP कामरान आदिल. ये आर्टिकल उन्होंने लिखा है और बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है. इन्होंने JCPO, ये जो ईरान वाला एग्रीमेंट है, इसकी लीगल डायमेंशन और लीगल इम्प्लीकेशन ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम की US ने इससे बैकआउट कर गया. इस पे लिखा है इंटरनेशनल लॉ में हॉट फेवरेट है ये वाला टॉपिक फॉर द 2019 एग्जाम. इसके अलावा IR में पेपर 2 में या पेपर 1 में भी हॉट फेवरेट है ये टॉपिक, कहीं पे भी आ सकता है. अच्छा जी, अब मैं जल्दी से एक क्विक रिव्यू दे दूं. आई एम सॉरी, मेरे पास जुलाई वाला एडिशन अवेलेबल नहीं है. जुलाई वाले एडिशन में ख़ास बात मैं आपको उसकी बता दूं, वो कश्मीर के ऊपर, क्योंकि कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है मसूद अहमद ख़ान. वो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, उनका एक रिच डिप्लोमेटिक करियर है, UN में 2 दफ़ा रह चुके हैं, इसके अलावा बहुत की पोजीशंस पे रहे हैं. उनका इंटरव्यू है. अब इंटरव्यूज पढ़ना ऐसे लोगों के क्यों ज़रूरी है, जितना आपके लिए ज़रूरी है ना किसी CSS क्वालिफायर का इंटरव्यू पढ़ना, उतना ही आपके लिए ज़रूरी है इस तरह के लोगों के इंटरव्यू पढ़ना. फॉर एग्जाम्पल, उस इंटरव्यू में 3rd या 4th क्वेश्चन है, वो उनसे किया गया कि अगर UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाती है इंडिया को, तो पाकिस्तान का इसके ऊपर फिर पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस क्या होंगी. आप यकीन मानिए, उस इंटरव्यू का जो आंसर उन्होंने दिया है, उस एक आंसर में आपके पूरे 20 मार्क्स का आंसर मौजूद है. पूरा एक टॉपिक उन्होंने हल कर दिया हुआ है कि पाकिस्तान का स्टांस क्या है UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन के बारे में, वहाँ की मेंबरशिप के बारे में, और इंडिया को अगर मिल जाता है तो इम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं. तो लिहाजा इंटरव्यूज़ को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है. अब मैं फाइनली जो अगस्त एडिशन है, क्योंकि जुलाई वाला मेरे पास नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा और उसके बाद हम फिर टाइम मैनेजमेंट पर बात करेंगे. देख लें जी, ये अगस्त वाला है पाकिस्तान पॉलिटिको, और इसका जो टाइटल है वो पाकिस्तान स्पेस ऑडेसी. एक तो ये जो PCS बलूचिस्तान वाले बच्चे हैं ना, ये मेरी बात ज़रा नोट कर लें, और PCS सिंध वाले भी, कि बहुत ज़्यादा इम्कान है पाकिस्तान ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है कुछ ही अर्सा पहले, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पेपर में पूछा जाए. तो प्लीज़ इसे प्रिपेयर कर लें. अब मैं आपको बताता हूँ इस मैगजीन में क्या है आपसे रिलेटेड. सबसे पहले जी, ये वाली तो बात तो अब टॉक ऑफ द टाउन होगी कि जी इंडिया को पैम्पर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बैक कर रहा है US अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना. लेकिन क्या ये एक जुमला लिख के आप अपनी बात को साबित कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो अब एक आर्टिकल है, ये देख लें. ये है आर्टिकल का टाइटल, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ. 3 रूट्स टू पाकिस्तान कंटेनमेंट बाय इंडिया एंड द US.
यानी 3 सिनेरियो बताए गए हैं कि इंडिया और यूएस किस तरह मिलके पाकिस्तान की कंटेनमेंट कर सकते हैं। इसमें एक एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिनेरियो है, दूसरा नेवल अफेयर्स सिनेरियो है, तीसरा मीडिया सिनेरियो है। हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रहा है। हाइब्रिड वॉर जो होती है दैट इज अ मिक्स ऑफ मेनी वॉर्स। उसमें प्रोपेगेंडा भी आ जाता है, मीडिया, सोशल मीडिया भी आ जाता है, साइबर वाली साइड भी आ जाती है, और उसमें बॉर्डर्स पे टेंशंस भी आ जाती हैं, डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट भी आ जाता है। तो ये उसी तरह की चीज़ है। इसके बाद थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मसूद अहमद खान का। तो जुलाई में तो उनका इंटरव्यू है, लेकिन अगस्त वाले में उन्होंने स्पेशली इस मैगजीन के लिए, इस मैगजीन की वर्थ को सामने रखते हुए, अब देखें प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर को क्या पड़ा है कि वो किसी एक मैगजीन में आर्टिकल कंट्रीब्यूट करें। ना तो कोई इस मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का, और ना ही इसमें किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट लगा है कि इसको हम क्लिप कर सकें, जोड़ सकें कि ये जी हुकूमत का कोई बैक्ड मैगजीन है या ये किसी की साइड ले रहा है। ये इस मैगजीन की क्वालिटी और इस टीम की मेहनत को सामने रखते हुए उन्होंने फैसला किया, जब उनका इंटरव्यू पब्लिश होकर उन्हें मिला, कि वो एक आर्टिकल कंट्रीब्यूट करें। तो आर्टिकल ये है जनाब, देख लें, आपको मसूद अहमद खान साहब की तस्वीर भी नजर आ रही होगी। पाकिस्तान्स न्यू रोल बिटवीन चाइना एंड यूरोप, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ चाइना सिल्क रोड प्रोजेक्ट्स। अब चाइना के सिल्क रोड प्रोजेक्ट्स कौन से? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सी पैक, वन बेल्ट वन रोड, ये सारे जो हैं चाइना के सिल्क रोड प्रोजेक्ट्स हैं। और पाकिस्तान का रोल किस तरह से है चाइना और यूरोप, क्योंकि ये कनेक्ट एशियन मार्केट्स को यूरोप से कर रहा है और पाकिस्तान के थ्रू ही तो करना है कनेक्ट। सी पैक इज ऑल अबाउट इट। देखें, आपके पेपर 1 के सिलेबस में लिखा हुआ है ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम। अब ये बात वैसे तो समझ ही नहीं आती आम बच्चे को कि ये होती क्या है। खैर, जब समझा दी जाए तो फिर भी पढ़ने में ये बड़ा बोरिंग लग रहा होता है। और वो पढ़ता क्या है, वो अगेन जो वाजिबी सी डिटेल्स होती हैं इंट्रोडक्टरी किस्म की, वो पढ़ रहा होता है, और क्वेश्चन आ जाए तो वो वही लिखा आता है, फिर नंबर नहीं आते। नंबर क्यों नहीं आते? अगर एनपीटी पे क्वेश्चन आएगा तो एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे, ये क्वेश्चन में ये नहीं लिखना होगा कि जी 1967 में बनी थी, 1970 में ये एनफोर्स हो गई, और उसके बाद फिर नॉर्थ कोरिया ने और इससे ईरान ने बैकआउट कर लिया, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल ने इसको साइन ही नहीं किया, रेटिफाई ही नहीं किया, इसके मेंबर ही नहीं थे, वगैरह वगैरह। ये डिटेल्स रिक्वायर्ड ही नहीं हैं। जिस तरह के क्वेश्चन सीएसएस में आ रहे हैं, कमेंट जिन पे करना पड़ता है, जिन पे एनालिसिस देना होता है। डॉक्टर ये तारिक रऊफ साहब हैं पाकिस्तानी, लेकिन ये होते हैं CTBTO में, कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी एंड ग्लोबल वे फॉरवर्ड 5 और 6 मई को, और मुझे भी उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने आर्टिकल ये लिखा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एट 50, यानी इस साल एनपीटी को 50 साल पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने इसकी 50 साल परफॉर्मेंस का जायजा लिया है। और यहाँ पे CSS फॉर्मेट इस तरह से भी अच्छा लगेगा आपको कि हेडिंग्स, और आप लोगों को डाटा चाहिए, डाटा भी इसमें मौजूद है, इसमें इंडेक्स भी लगे हुए हैं। तो कहने की बात ये कि अगर आप ये इस तरह की चीज़ पढ़ेंगे, ये आर्टिकल पढ़ेंगे, तो एनपीटी पे क्वेश्चन आ जाता है। सबसे अच्छा लिखा हुआ आंसर यकीनन आपका हो सकता है अगर आप यूटिलाइज करेंगे इस तरह की दी हुई इंफॉर्मेशन, और यहीं से आपका एनालिसिस भी बेहतर होगा। रादर आपके एनालिसिस की डायरेक्शन ठीक होगी, क्योंकि आप किसी एक्सपर्ट का लिखा हुआ पढ़ेंगे। ना तो मैं एक्सपर्ट हूँ एनपीटी वाली साइड का, ना आप एक्सपर्ट। अच्छा जी, नेटो का बहुत जिक्र सुना होगा आपने। नेटो के बारे में बड़े फिक्रमंद होते हैं कुछ कैंडिडेट्स, और जो है नेटो का फ्यूचर क्या है ये किसी क्लास में भी नहीं पढ़ाया जा रहा होता, अभी तक आया नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लिया जाए तो बहुत सारी जगहों पे सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पे काम आ सकता है। तो यहाँ पर अगस्त वाला जो एडिशन है पाकिस्तान पॉलिटिको का, उसमें मौजूद है
द एंड ऑफ एटलांटिसिज्म। द एंड ऑफ एटलांटिसिज्म। एटलांटिसिज्म मीन्स नेटो तो कायम है, वो तो अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जो बॉन्डिंग नेटो की वजह से बनी थी अब वो वीक हो रही है, और यूएस ऐसा लग रहा है कि उसकी जो पॉलिसीज हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, वो उसे आइसोलेशन की तरफ ले जा रही हैं। आप ये पढ़ सकते हैं। अभी मैंने एक कमेंट देखा है कि जी विच मंथ ऑफ मैगजीन इज इट, तो इस वक्त तो मैं अगस्त वाले मंथ का मैगजीन का बता रहा हूँ जो ये वाला है। इससे पहले मैंने जून और मई के मैगजीन का प्रेजेंटेशन आपको दिया है फिजिकली यहाँ पे। जुलाई का एडिशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको जो प्रीवियस मैगजीन हैं वो भी साथ डिस्पैच कर दिए जाएंगे फ्री विद द न्यू कॉपी। अगेन पाकिस्तान जर्नी इनटू स्पेस, ये फिर पीसीएस वाले याद कर लें, पढ़ लें, उन्हें बहुत काम आएगा। यस, अब आता है एक बहुत प्रोमिनेंट और मेरा फेवरेट आर्टिकल, और साथ में ये सब्सक्रिप्शन कार्ड की तस्वीर भी ये भी देख लें लगा हुआ है। लेकिन अब ये मैगजीन तो आपके पास नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन कार्ड कहाँ से आएगा? जो लिंक यहाँ पे शेयर किया जाएगा वहाँ पे सब्सक्रिप्शन कार्ड आपको सॉफ्ट वर्जन में दस्तयाब हो जाएगा। तो टॉपिक है जी सिक्योरिटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ए नेसेसरी अप्रोच। अब देखें, आप सुनते हैं जी सिविल मिलिट्री टेंशंस हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मिलिट्री डोमिनेटेड है, लेकिन इन सब के पीछे एक बैकग्राउंड होता है। सिक्योरिटी अफेयर्स किस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को, उसकी एक वजह है क्योंकि आप सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत सारे कन्फ्रंट कर रहे हैं। तो उन सिक्योरिटी थ्रेट्स ने जो सिक्योरिटाइजेशन का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है, उसके पर्सपेक्टिव में आपकी फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच क्या डेवलप हुई है और उसको आप लिख कैसे सकते हैं, उसको बयान कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन से मुनासिब लफ्ज जो हैं, उसके लिए कौन से मुनासिब लफ्ज जो हैं रिक्वायर्ड हैं। तो ये आर्टिकल है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ए नेसेसरी अप्रोच। ये देख लें, मौजूद है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर अब देखें पेपर 2 जो है आईआर का, आईआर के पेपर 2 में साउथ एशिया से मुतल्लिक पूरा एक सेक्शन मौजूद है जिसमें न्यूक्लियर साइट और वैसे जो साउथ एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विद इन साउथ एशियन स्टेट्स, उनका जो है मेंशन है कि वो आपने करने हैं। अगेन ये वाली चीज़ किसी भी आईआर की किताब में बड़ी एलेबोरेटेड फॉर्म में नहीं मिलती। पता नहीं गोरों को क्या इख्तलाफ है, साउथ एशिया से लिखते ही नहीं हैं। हाँ, पॉलिसीज़ में वो डिक्टेशन बहुत दे रहे होते हैं लेकिन लिखते कम है हमारे बारे में। इंटर स्टेट राइवलरीज ए परपेचुअल कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। तो बैनुल रियासती दुश्मनियां जो हैं एक बुनियादी वजह हैं इंस्टेबिलिटी यानी अदम इस्तेहकाम की जनूबी एशिया में। लिखने वाले हैं सैयद अली ज़िया जाफरी, वही जिन्होंने बुक रिव्यू लिखा जो मैंने पिछले मैगजीन में मेंशन किया। इट इज़ अ मस्ट रीड फॉर आईआर पेपर 2। और ये याद रखें बात, जितने भी बच्चे आईआर ऑप्ट करते हैं उनको पेपर 2 की बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि पेपर 2 का जो कोर्स है या जो स्टफ है या कंटेंट है वो उन्हें अच्छी से अच्छी आईआर की फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में भी नहीं मिल रहा होता। तो आपका पेपर 2 का मटेरियल वाला जो कंसर्न है वो भी एड्रेस हो रहा है इस मैगजीन से। अच्छा जी, बिटवीन क्रूशेव एंड क्रो द इनिशियल एक्सप्लोरेशंस इन सोवियत पाकिस्तान रिलेशन। लें जी, कर लें बात। फिर एक रशियन ऑथर ने आर्टिकल लिखा है, रशियन राइटर ने, कि पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के रिलेशनशिप की बिगनिंग, शुरुआत कैसे हुई। अब आपको शौक बहुत है ना बैकग्राउंड बताने का कि जी पाक रशिया पे लिखना है तो बैकग्राउंड कैसे देना है। तो बैकग्राउंड वाली हेडिंग के लिए आर्टिकल पूरा अवेलेबल है, इसमें से आप सॉर्ट आउट कर लें जो पॉइंट्स, जो मटेरियल आपको पसंद आए, एंड यू कैन पेन डाउन ए वेरी गुड पैराग्राफ एंड ए वेरी डिफरेंट पैराग्राफ देन अदर्स। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेकिंग सेंस ऑफ टीटीपीज टेररिज्म इन पाकिस्तान। टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उनका
जिस्ट क्या है, उनकी कोर क्या है, उनका क्रक्स क्या है, वो अगर आपने जानना है तो ये आर्टिकल जो है ना मस्ट रेड है आपके लिए। ओके जी, प्रेजेंटेशन होगी ये ख़त्म। अब मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि मैंने आपके सामने पाकिस्तान पॉलिटिको के नाम से लाहौर से पब्लिश होने वाले एक नए मैगज़ीन का जिक्र किया है, जो कि आप लोगों के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जो लोग IR में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उन्हें IR जार्गन और थ्योरेटिकल जार्गन जो IR का है वैसे राइटअप्स कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर्स पे लिखे हुए मिलें, उन्हें ये मैगज़ीन बगैर कुछ सोचे समझे ख़रीद लेना चाहिए। ख़रीदेंगे अगर आप एक एक मैगज़ीन शॉप पे जाके तो आपका वक्त ज़ाया होगा, या शायद जिस शहर में आप मौजूद हैं वहाँ आपको पता ना चले कि कहाँ पे किस दुकान पे ये मैगज़ीन मौजूद है, क्योंकि अभी नया है, इसको हर शॉप पे पहुँचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बड़े तमाम शहरों में मौजूद हैं, लेकिन आप सब्सक्रिप्शन लें, अपना वक्त बचाएं, और सब्सक्रिप्शन के जो बाकी बेनिफिट्स मैंने बताए हैं, यानी पिछले सारे मैगज़ीन आपको मिल जाएंगे, प्लस ये कि आपके डोर स्टेप पे होगा और कोरियर चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो इन बेनिफिट्स को कंसिडर करें ताकि आप IR में मैक्सिमम स्कोर कर सकें 2019 के पेपर में। और 2019 के पेपर में ना सिर्फ IR बल्कि करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड टॉपिक जो कि कंटेम्प्रेरी अफेयर रिलेटेड हैं, उनमें भी आज आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। मैं फिर कह रहा हूं, जो बाकी मैगज़ीन मार्केट में अवेलेबल हैं वो इस कमी को पूरा नहीं करते। वो जनरली समहाउ CSS से ज़रूर डील करते हैं, लेकिन वो इस तरह से स्पेसिफिकली डील नहीं करते। और पाकिस्तान में कोई ऐसा मैगज़ीन मौजूद नहीं है जिसमें इतने सारे रेप्यूटेबल फॉरेन ऑथर्स, फॉरेन राइटर्स, जर्नलिस्ट लिख रहे हों। अच्छा जी, अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड CSS प्रिपरेशन। देखें, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है CSS प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान में कोई भी एकेडमी ऐसी नहीं है जहां पर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कोई स्ट्रेटजी या कोई कोर्स डिज़ाइन करके पढ़ाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोर्स पढ़ाया जाना चाहिए? नहीं। हाँ, कुछ गेस्ट स्पीकर या कुछ स्पीकर या कुछ टीचर्स आते हैं जो पर्सनली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, जोर दे रहे होते हैं इसकी अहमियत पे। लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट का एक फ्री स्टाइल अप्रोच है हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने की, अंडरस्टैंड करने की। बहुत सारी बातें जो टीचर्स उन्हें कह रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं, वो उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, और उनका ज़्यादा फोकस होता है सिलेबस ख़त्म करने के ऊपर। हत्ता कि समझने से ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा, कॉन्सेप्ट बेहतर करने से भी ज़्यादा उनका फोकस होता है समझने के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट तो फिर बड़ी दूर रह जाती है। देखें, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हुआ क्या है इस साल और पिछले साल। जो स्टूडेंट या कैंडिडेट CSS का एग्जाम दे रहा होता है, वो एट द सेम टाइम मल्टीपल जॉब एग्जाम्स के लिए भी अपीयर हो रहा होता है, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस्ड पोस्ट हों या वो प्रोविंशियल सर्विसेज कमीशन या इदारों की तरफ से हों। प्लस PMS और PCS का एग्जाम भी उसने देना होता है। अब पंजाब में तो PMS रेगुलराइज कर दिया गया है, यानी हर साल आया करेगा, चाहे सीट्स कितनी भी हों हर साल। लेकिन ये सूरत हाल जो है बाकी जो सूबे हैं वहाँ पे नहीं है। वहाँ पर प्रोविंशियल सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जब सीट्स अवेलेबल होती हैं तब ही आता है। तो स्टूडेंट्स का मानना और कहना ये होता है कि जी वो PCS तो कभी कभी आता है, तो इसलिए हमें PCS दे लेना चाहिए, और इसलिए हमें PCS दे लेना चाहिए, CSS हम बाद में दे देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है PCS के ऊपर फोकस करना। लेकिन जो PCS नहीं भी दे रहे, उनके साल का बहुत सारा वक्त लग जाता है जो बीच में मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्स आते हैं उनके ऊपर फोकस करने में। तो इधर प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। आप अगर किसी एक स्पेसिफिक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखें उस टेस्ट पे थोड़ा ज़्यादा वक्त दे दें, और CSS की तैयारी को कंटिन्यू रखें, उसका वक्त कम कर दें, उसे छोड़ें नहीं। क्योंकि जब आप छोड़ेंगे तो आप दोबारा ज़ीरो से शुरू कर रहे होंगे, और आप ज़ीरो से शुरू कर रहे होंगे तो एट द एंड ये आपके लिए हेडेक बन जाएगा, और आपने फॉर्म सबमिट भी कराया होगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम में अपीयर हों। ये एक बुनियादी मसला है जो मैंने कैंडिडेट्स में नोट किया है, इसलिए आज मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। इस टॉपिक पे अभी तक किसी ने बात नहीं की है, इसको किसी ने इस पे गौर नहीं किया है। देखिए, आपका अल्टीमेट एम, आपकी कोई भी जॉब हो भी जाती है तो CSS ही ना,
तो आप CSS को लाइट क्यों लेते हैं? क्यों आप इसके लिए कम वक्त देते हैं? आपने दूसरी पोस्ट की एग्जाम की तैयारी करनी है, आप CSS को अगर दिन में 8 घंटे 6 घंटे दे रहे थे तो आप उसको 4 घंटे दे दें, लेकिन आप उसे डिसकंटिन्यू मत करें। तो टाइम मैनेजमेंट की पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अपने लर्निंग एटीट्यूड में और अपने ऑब्जर्वेशन के एटीट्यूड में, टेम्परामेंट में सीरियसनेस लेकर आए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि सोशल मीडिया शायद दुनिया में तो बहुत पॉजिटिवली यूज़ होता है, पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी सोसाइटी में और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कोई ट्रेनिंग कोर्स या कोई ऐसा करिकुलम, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें सोशल मीडिया की यूटिलाइजेशन बताई जाए, तो लिहाजा सोशल मीडिया हमारे मुल्क में वक्त ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें आप लोगों को बताने के लिए ये है कि गैर संजीदगी का आलम ये है, अगर मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ अपने पेज पे, उस पे मैंने मेंशन किया हुआ होता है कि अगर कोई क्लास हो रही है तो वो कहाँ हो रही है, किस वक्त हो रही है, ये ऑनलाइन है या नहीं है, और बहुत बड़ा लिखा होता है ऊपर, टाइटल में लिखा होता है IR Academy for CSS लाहौर। अक्सर मुझे मैसेज आता है या इनबॉक्स आता है या व्हाट्सएप आ जाता है, ये कोयटा में क्लास हो रही है, ये कराची में हो रही है। अच्छा जी, मैडम फातिमा तो कराची में नहीं पढ़ाती, हालांकि वो भी अपनी टॉक के इंट्रो में शुरू में बोलती हैं कि IR Academy for CSS लाहौर से वो आपसे मुखातिब है और यहीं पे उनकी क्लासेस होती हैं। फिर एक दफ़ा करंट अफेयर्स की या पता नहीं IR की क्लास का ऐड लगा था, तो किस सब्जेक्ट की क्लास हो रही है और कहाँ हो रही है क्लासेस, इतना एलैबोरेटेड ऐड होने के बावजूद ये कमेंट आ रहा है। तो आप लोग सोशल मीडिया ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन प्लीज़ ज़रा आंखें खोल कर इस्तेमाल कर लें, ठीक है। आप अपनी सीरियसनेस का एटीट्यूड जो है बेहतर करें टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स CSS, टुवर्ड्स एवरीथिंग। दूसरी बात ये कि मुझसे बहुत पूछा जाता है जी आप ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं शुरू करें। देखिए, जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा लेक्चर महीने में एक दफ़ा, 15 में एक दिन में एक दफ़ा तो ठीक है, या चलो हफ्ते में भी एक दफ़ा ठीक है, लेकिन हफ्ते में भी ठीक नहीं, बस 15 दिन महीने में एक दफ़ा ठीक है। अगर मैं रोज़ इस तरह से लेक्चर दूँ तो आप लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि मैं कौम से खिताब कर रहा हूँ, खुतबा दे रहा हूँ बैठा हुआ, मैं आपको कोई चीज़ बोर्ड पे समझा नहीं रहा, किसी भी चीज़ को एलैबोरेटेड वे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जिस तरह मैं, जो मेरे पास क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं उनको करता हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर। तो उसके लिए मुझे कुछ हैवी हाई रेज कैमरा और फिर हाई रेज इंटरनेट कनेक्शन, फिर उनकी कनेक्टिविटी के लिए एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल चाहिए, जिसके ऊपर काम जारी है, टेक्निकल एक्सपर्ट से कंसल्टेशन जारी है। जैसे ही वो मुमकिन हो जाएगा, यहाँ पर मैं बाकायदा खुद अनाउंस कर दूंगा और इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का ऑनलाइन सेटअप इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट को बिल्कुल ऐसी ही फील मिलेगी जिस तरह कोई हमारे पास हमारी क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहा हो। मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह पढ़ाऊँ कि उनके सर के ऊपर से गुजर जाए या वो मेरे पढ़ाने से बोर हो जाएं। जिस तरह क्लास में मेरे पास कॉन्सेप्चुअल कोचिंग होती है, मैं वैसी ही ऑनलाइन कोचिंग देना चाहता हूँ। तो जब ये मुमकिन हो जाएगा, अनाउंस भी कर दिया जाएगा और एनीवन कैन ज्वाइन दैट। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि आजकल ऑनलाइन कोचिंग को वैसे भी कुछ मजाक बना लिया गया है, ये समझ लिया गया है, ये 2 घर छोड़ के चौथे घर में कैंडिडेट बैठा होगा या बैठी होगी, उनका दिल है कि जी वो कंबल ओढ़ के सर्दी में बैठे हों, अपने मोबाइल की स्क्रीन सामने करें और उन्हें फर CSS की कोचिंग दे दी जाए और फिर वो पास हो जाएं। तो जो आइडियलिस्ट होते थे ना, वुड्रो विल्सन, उसने भी कभी दुनिया के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, बीइंग आइडियलिस्ट। हालांकि उसे बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे लीग ऑफ नेशन ना ज्वाइन करने पे बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं था। तो आप तो आइडियलिज्म की भी पता नहीं कौन सी एक्सट्रीम स्टेज पे मौजूद हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं। दूसरी बात ये कि जी आजकल ये कहा जाता है जी फलां एकेडमी बहुत दूर है और फलां एकेडमी बहुत करीब है। देखें, एक बात सुने, अगर आप किसी एकेडमी में या किसी टीचर के पास जाना चाहते हैं तो कोई वजह है आप उसके पास जाना चाहते हैं, उसमें ज़रूर कोई अच्छी खूबी ख़ास बात होगी कि आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो फिर इसमें दूर और नज़दीक नहीं देखा जाता। हर एकेडमी जिस जगह या हर टीचर जिसका सेटअप जिस भी जगह वाक़या है, वो किसी को करीब पड़ता है, किसी को दूर पड़ता है। सो कम आउट फ्रॉम दीज एक्सक्यूजेज। ये वही वाली बात है कि रीडिंग इज़ गुड बट रीडिंग अ लॉट इज़ एन एक्सक्यूज फ्रॉम राइटिंग। सो सोशल मीडिया इज़ गुड, बट सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ फॉर CSS प्रेपरेशन, हर वक्त मैसेज करते रहना,
व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करते रहना, मैसेंजर ग्रुप्स में मैसेज करते रहना, ये आपकी प्रेपरेशन को और आपके टाइम को और आपके फ्यूचर को स्पॉइल कर रहा है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, मैं आपको बहुत स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप से आपको क्या मिल सकता है। आपको कोई अच्छे आर्टिकल्स रेफर हो जाएंगे पढ़ने के लिए, आपके तक कोई न्यूज़ मिल जाएगी, पहुंच जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से आपको सीएसएस प्रेपरेशन में कोई हेल्प नहीं मिल सकती। और नॉर्मली मेरा नंबर चूंकि वायरल होता है, मुझे पता भी नहीं होता व्हाट्सएप ग्रुप किसने बनाया, मुझे उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो कुछ दिन बाद मैं हर ग्रुप से खुदा हाफिज कह देता हूँ। उसकी वजह क्या होती है, सिर्फ बमुश्किल हफ्ता 10 दिन वो ग्रुप सीएसएस पे फोकस करता है और उससे रिलेटेड चीज़ें शेयर होती हैं और ढेर सारी गॉसिप शेयर होती है। जी फलाना टीचर ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, इधर जाएं उधर जाएं, बस डिट्रैक्ट करना लोगों को, डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन। और फिर उधर अजीब फजूल किस्म की वीडियोस शेयर होने लग पड़ती हैं, लाइक पॉलिटिकल फनी वीडियोस जिनका सीएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है, और नीचे लिखा होता है मजीद वीडियोस के लिए इस मैसेज पे कांटेक्ट करें। अब मुझे आप बताएं, आप ऐसी वीडियोस से कौन सी सीएसएस में लर्निंग गेन कर रहे हैं? तो बी क्लियर अबाउट योर गोल। व्हाट्सएप विल नॉट मेक यू पास इन सीएसएस। अगेन टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं। देखें, नो योरसेल्फ। कुछ लोग बहुत आहिस्ता पढ़ते हैं, कुछ लोग बहुत आहिस्ता लिखते हैं, तो उनको अपना रीडिंग स्टैमिना और राइटिंग स्टैमिना बढ़ाने की ज़रूरत है। उनको जितनी मर्जी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो जाएं, उनको जितनी मर्जी सब्जेक्ट्स पे ग्रिप हो जाए, वो उनके लिए फ्यूटाइल है। वो उनके लिए क्यों फ्यूटाइल है? क्योंकि जब लिखना है 12 पेपर्स में 2.5 घंटे में, 3 घंटे में 4 सवाल 5 सवाल करने हैं, तो उस वक्त उनका हाथ इतनी तेजी से नहीं चलेगा। और पढ़ने बैठेंगे तो जी इतनी मोटी किताब, इतनी इसकी ज़खामत है, ये पढ़नी है, ये भी पढ़ना है। भाई सीएसएस में आपको जितना आपने 16 साल, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, जितना आपने 16 साल में पढ़ा है, इतना इकट्ठा आपको सीएसएस के लिए पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको ये तमाम चीज़ें बोझ लगती हैं, अजाब लगती हैं, तो आप सीएसएस की तरफ मत आएं। जो सीएसएस है वो सीएसएस है। आज मैं थोड़ी सी ब्लंट बातें कर रहा हूँ, मुझे पता है उसके बाद कमेंट्स में जो अलकाबात मुझे दिए जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे होता ही ये है, सब लोग ये देख रहे होते हैं कि फलाने ने क्या नहीं कहा या क्या गलत कहा, कोई इस पे गौर कर नहीं रहा होता कि उसने कहा क्या है। ठीक है, तो आपने जो भी कमेंट्स देने हो दे दें, पर मैं कुछ ब्लंटली कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। फिर उसके बाद ये सोच लिया जाता है कि जी हम अगर टीचर से क्लास पढ़ने चले गए, हमने 1-2 महीने में एक सब्जेक्ट ख़त्म कर लिया, तो हम इसके ऊपर हमारी ग्रिप हो गई है। बार बार कह चुका हूँ, हर टॉक में कहता हूँ, पढ़ने में और समझने में फ़र्क है। आप टीचर के पास तभी जाते हैं, आप एकेडमी वालों के पास तभी जाते हैं जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती। यू आर माशाल्लाह ग्रेजुएट, कम से कम हद तो बीए पास है ना सीएसएस के लिए, तो पढ़ना तो आपको आता है, लिखना भी आता है, तो आप सीखने जाते हैं, तो लिहाजा फोकस सीखने पे रखें। हर वक्त सिलेबस उठा के मत बैठें कि जी सिलेबस कब ख़त्म होगा, ये सब्जेक्ट मैंने कर लिया, अब मैंने अगला करना है, अब मैंने अगला करना है, और एक अननेसेसरी रेस में आप लगे हुए हैं। राइट, इसका ये मतलब नहीं कि सिलेबस ख़त्म नहीं होना चाहिए, ज़रूर ख़त्म होना चाहिए, लेकिन आपका फोकस सिलेबस को समझना होना चाहिए। अगर कोई 1-2 टॉपिक छूट भी गए तो वो आप खुद कवर कर सकते हैं अगर आपने समझा होगा कॉन्सेप्ट्स को। अगर आप सिर्फ क्वांटिटी पे जाएंगे तो फिर रिजल्ट जिस तरह का सीएसएस का आ रहा होता है, आप लोगों को शर्माने की ज़रूरत नहीं है और रोने धोने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारी एकेडमी का स्लोगन, IR एकेडमी का स्लोगन क्या है? वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। इसीलिए आपसे इतनी देर से ये गुफ्तगू हो रही है कि आप लोग क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ मत करें। होता क्या है कि अक्सर औकात एक एकेडमी गए, दूसरी एकेडमी गए, फिर एक इंडिविजुअल टीचर के पास गए, फिर दूसरे के पास गए। अगर 20 या 30 स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए उन 30 में से 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट बमुश्किल ऐसे हैं जो अपनी सेटिस्फेक्शन जो उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई उसके लिए एकेडमीज या टीचर्स चेंज कर रहे हैं। जो बाकी हैं वो शॉर्टकट्स के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। सीएसएस में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपसे टाइम नहीं मैनेज हो रहा, आप दिन के घंटों को नहीं मैनेज कर पा रहे, आप पढ़ना कब है और सीखने के लिए क्लासेस में कब जाना है आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, और आप उस पर फोकस भी नहीं कर पा रहे कि आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो प्लीज डोंट ब्लेम एनी एकेडमी और टीचर। दूसरी बात ये
कि बहुत सारे एकेडमीज़ में जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो उन्हें बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, स्वीट ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, लाइफ ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। लेकिन CSS इज़ अ गेम ऑफ लक। बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स होते हैं जो 1-2 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाते, एक पेपर में रह जाएंगे, या वो एलोकेशन नहीं हो पाती इंटरव्यू में। तो उनके लिए क्या, फिर उनकी तो लाइफ ही सारी ख़राब होगी जितने स्वीट ड्रीम्स एकेडमीज़ ने दिखाए थे CSP बनने के बाद के। तो देखें, CSS एक चांस है। CSS इज़ नॉट अ करियर। जब आप एलोकेट हो जाएंगे सिविल सर्विस, आपका करियर तब बनेगा। उससे पहले CSS 3 चांसेस हैं। यू मस्ट अवेल दीज चांसेस टू चेक योर एनालिटिकल राइटिंग, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, राइट। तो इतना दिल छोटा ना करें, अपनी करियर चॉइस जो है पहले से एक कंफर्म रखें साइड पे। आपने क्या करना है उसको आप क्विट कर सकते हैं टेम्परेरीली, उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं तो साथ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि CSS आपका करियर नहीं है, आपका करियर सिविल सर्विस है। जब आप CSS क्वालिफाई करके एलोकेट हो जाएंगे तब आपका करियर शुरू होगा। अब कुछ जॉब वालों की बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। यकीनन उनकी अपनी मसरूफियात होंगी, वो अपनी जॉब की वजह से बाउंड हैं, वो नहीं पढ़ सकते हफ्ते में 5 दिन या 4 दिन, वो सिर्फ वीकेंड पे पढ़ सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह, ज़रूर पढ़ें। लेकिन IR एक ऐसा सब्जेक्ट है, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी एक स्टूडेंट को सामने बिठाकर नहीं पढ़ाया जा सकता। इसमें डिस्कशन रिक्वायर्ड होती है। तो प्लीज़ मुझे तो कोई भी कांटेक्ट ना करे होम ट्यूशन के लिए या इंडिविजुअल कोचिंग इस तरह से कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट को सामने बिठा के IR पढ़ाऊँ या करंट अफेयर्स पढ़ा दूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास पैसे हैं, आप किसी और के पास चले जाएं जो पढ़ा सकते हैं। अब आते हैं वीकेंड बैचेस की बात। स्टूडेंट्स आर टू मच एंथुसियास्टिक अबाउट द वीकेंड सेशन, बट व्हेन वीकेंड सेशन स्टार्ट्स दे आर अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल। तो मैं यही कहूँगा, जब आप वीकेंड पे पढ़ना चाहते हैं ना, तो वीकेंड पे आपको मेहनत पूरे वीक जितनी करनी पड़ती है, और अगेन टाइम मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो CSS में पेपर तो आपको भी 12 ही देने पड़ने हैं। अगर हर सब्जेक्ट के बारे में 2-2 किताबें पढ़ ली जाएं तो 12 2s are 24। तो 24 बुक्स अगर हर कैंडिडेट पढ़ रहा है तो जो जॉब वाले हैं उनको भी 24 बुक्स पढ़नी है। कोई इसमें रियायत नहीं की जा सकती। आपने इसी के साथ सरवाइव करना है। बी क्लियर इन योर माइंड। इवनिंग सेशन बाकी सब्जेक्ट से के अनकरीब अनाउंस कर दिए जाएंगे। अभी बैटरी भी मोबाइल की डाउन होने वाली है और मैंने आप लोगों को काफ़ी वक्त ले लिया। इजाज़त चाहूँगा, बस ये कहूँगा, टाइम मैनेजमेंट के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, खुद को जानें, अपना स्टेमिना ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इम्प्रूव करें, और अलॉन्ग विद योर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कोई टीचर किसी स्टूडेंट को डिक्टेट नहीं कर सकता। अगर वो कोई प्लान अपने लिए बनाता है, वो टीचर से डिस्कस करता है, फिर टीचर उसे कोई मशवरा ज़रूर दे सकता है, राइट। प्लस ये कि बहुत सारे बच्चे इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जी पॉलिटिकल साइंस रखना था, ओके जी रख लिया। जब उसका सिलेबस खोला तो फिर दिल पे हाथ रख लेते हैं, सिलेबस इतना लंबा है। उधर से IR का 2017 का रिजल्ट देखते हैं तो अगेन उस रिजल्ट में भी सर्वाइवल उनका नहीं हो रहा होता। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, ना वो IR की तरफ जा रहे हैं, ना वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ जा रहे हैं, वो सिर्फ 2018 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उन्होंने ये सोच रखा है कि अगर रिजल्ट अच्छा आया, ये अच्छा से मुराद मतलब 2017 जितना बुरा नहीं आया IR का, तो हम IR ही रख लेंगे, नहीं तो फिर मजबूरन पॉलिटिकल साइंस ही चॉइस है हमारी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि जी पंजाब में PMS में चूंकि पॉलिटिकल साइंस है तो हमें पॉलिटिकल साइंस ही रखनी चाहिए। फेयर इनफ, दिस लॉजिक इज फेयर इनफ, बट बी रेडी फॉर पॉलिटिकल साइंस देन। फिर उसके लेंथी सिलेबस से ना घबराएं। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ड्राई लगती है तो उससे ना घबराएं। और हमारे पास पॉलिटिकल साइंस भी ऑफर हो रही है, आज से नहीं, जब IR का रिजल्ट अच्छा आ रहा था तब से भी ऑफर हो रही थी। इधर तो कुछ एकेडमीज ऐसी थी ना, उनके ऑनर्स ने खुद किया हुआ था पॉलिटिकल साइंस में मास्टर। जब सेमिनार्स में स्टूडेंट पूछते थे, सर आप तो पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ है, आप लोग क्यों नहीं ऑफर करते? कहते नहीं, पॉलिटिकल साइंस का कोई स्कोप नहीं है, IR ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, एक रिजल्ट बुरा आने की देर है, उन्होंने जी पॉलिटिकल साइंस का टीचर रख लिया। इतनी सी बात है। तो ये है आपके फ्यूचर में एकेडमीज का इंटरेस्ट। यहाँ पर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट हम क्लास में नहीं बिठाते, इसीलिए हमने अपना स्लोगन रखा हुआ है, वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी।
तो मंडे से, कल से करंट अफेयर पाक अफेयर का कंबाइंड सेशन 3 बजे होगा और मिस फातिमा बतूल की क्लासेस शुरू होंगी शाम 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, इंग्लिश कॉम्पोजिशन और एस्से की। यू कैन ज्वाइन अस इन लाहौर, आवर सेशंस आर नॉट ऑनलाइन जेट, और आपकी जो जेन्युइन इंक्वायरीज मैं कमेंट्स में देखूंगा, मैं उन्हें कमेंट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।